पंकज सर बहुत स्केप्टिकल है कि 3 सीज़न हो गए हैं, तो उस तरह से मैं गया उनके घर, मैंने जाके कहानी सुनानी शुरू करी। मुझे लगा था कि यार कुछ आगे पीछे हो गया तो भाई पता नहीं डांट ना दे, कैसे पहली बार मिल रहा था मैं। अब ये जो एक्यूजेशन मेरे ऊपर लग रहा है, ये हाँ. तो एक बिल्कुल ही गलत है। हाँ. अच्छा, सच है कि राइटर्स को पैसा नहीं मिलता? सलीम जावेद अपने टाइम पे जब उनकी फिल्में हिट हो रही थी, वो अमिताभ बच्चन से 1 लाख ज़्यादा ले रहे थे। So I think I'm doing a favor to the audience. मैं वो कल्प्रिट लेकर आ चुकी हूँ, वो जिनके ऊपर ये एक्यूजेशंस लगे थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया हमें। क्रिमिनल जस्टिस 4 रिलीज़ हुआ, वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, लेकिन उसके जो पहले 3 एपिसोड्स आए वो लगातार आए, और उसके बाद जो है हमें इंतज़ार करवाया गया, क्यों करवाया गया और हमें क्यों जो है वो ये चीज़ की गई है हमारे साथ, ये हमें खुद नहीं पता। और ये बताएगा कौन? क्रिमिनल जस्टिस 4 लिखने वाले हरमन वडाला। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जुगनी, थैंक्स अ लॉट। या सो टेल मी, सबसे पहले आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्यों किया ऐसा हमारे साथ? अब ये जो एक्यूजेशन मेरे ऊपर लग रहा है, ये हाँ. तो एक बिल्कुल ही गलत है। हाँ. क्योंकि मैंने जब लिखा था तो वो बेंच के हिसाब से लिखा था। क्योंकि हम लोग आजकल OTT पे जो भी लिखते हैं तो हमारा इंटेंशन यही होता है कि ऑडियंस अगर एक बार शुरू करे तो उसको ख़त्म करे, एंड तक लेके जाए। और उसी इंटेंशन से लिखा था, लेकिन जब जियो हॉटस्टार पे रिलीज़ हुआ तो मैं भी बहुत शॉक था, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 ही एपिसोड देखे और मुझे लगा ओके शायद 3-3 करके डालेंगे, ठीक है चलो 1 हफ्ते बाद बाकी 3 आ जाएंगे। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि 3 एपिसोड के बाद अब वीकली आएगा। तो आप ऑडियंस को तो गुस्सा आ रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ऑडियंस गेस कर लेगी, और अगर गेस कर लिया तो फिर तो भाई ख़त्म है ना। हाँ. राइटर का काम, सब लोग गाली ही देंगे कि भाई इतना प्रिडिक्टेबल कुछ बनाया, और जबकि सारी ऑडियंस को डिस्कस करने का टाइम मिल गया। तो दैट वाज लाइक जो मेरा फियर था। और उसके अलावा वही है कि ये जियो हॉटस्टार ने किया, मैंने नहीं किया। ओके, सो टेल मी, आपको लगता है लेकिन क्योंकि अब रिलीज हो चुका है, इतना अच्छा रिस्पांस आया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इट एक्चुअली वर्कड इन फेवर? एक्चुअली ये आई थिंक 6th एपिसोड से मुझे रियलाइज़ हुआ। तब तक सब लोग वेट कर रहे थे और गालियाँ ही दे रहे थे हर बार। और यहाँ तक कि IMDb पे 40 से 50 रिव्यूज़ सब इसी के ऊपर, कोई शो की बात ही नहीं कर रहा। हाँ. अच्छा है बुरा है नहीं, रिलीज़ ये जो स्ट्रैटेजी जिसकी भी है वो बहुत गलत आदमी है, हॉटस्टार से निकाल दो, ये बातें चल रही थी पूरा डे। और मैं IMDb पे जाके बोल रहा हूँ यार शो के बारे में भी कोई कुछ बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब सिर्फ गुस्सा निकाल रहे थे। बट फिर मैंने रेडिट पे एक पेज चेक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके रेडिट पे जाके लोग डिस्कस कर रहे हैं शो के, और किलर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द शो, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द केस बिफोर माधव मिश्रा। तो मुझे तब जाके पहली बार रियलाइज़ हुआ कि ओके ये कुछ नया हो गया। ये अभी तक पूरे इंडिया में आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी थी कि लोग इतना डिस्कशंस कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा शो आया ही नहीं था इससे पहले। तो ये जो रिलीज स्ट्रेटेजी थी वो एक हिसाब से इट टर्न्ड आउट टू बी अ बून फॉर द शो। वेरी नाइस। तो मैं शो के बारे में थोड़ी बाद में बात करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो यू बिलोंग टू पंजाब। एक तो वैसे ही आप बहुत अपने लग रहे हैं, ठीक है? थैंक यू। और दूसरी बात ये कि आई जस्ट वांट टू नो कि आप इंजीनियरिंग से आप फिल्म मेकिंग में आए, पंजाब से आप मुंबई गए। सो हाउ डिड दिस जर्नी हैपन? जब भी कोई वो चीज़ कर रहा है जिसमें वो अच्छा नहीं होता तो उसको वो छोड़ना ही पड़ता है। और वही चीज़ हुई। मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी क्योंकि मेरे पापा सिविल इंजीनियर। मुझे लगा पापा ने करी है आसानी होगी, मैंने भी शुरू कर दी। पहले हफ्ते में मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो उन पे नहीं गया हूँ। तब जाके मैंने ढूंढना शुरू किया कि ओके मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या कर पाऊँगा। तो और मैं थापर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, पटियाला में। तो वहाँ पे थापर मूवी मेकिंग क्लब था। ओके। वहाँ पे मैंने कुछ फिल्म्स देखी एंड आई रियलाइज कि ओके दिस इज़ समथिंग न्यू, एक्साइटिंग, और बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगा ओके इसमें चांस है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो सब ही कर रहे हैं। मेरे साथ 4000 लोग थे, तो मैंने कहा यार इसमें तो मैं कंपटीशन में खड़ा भी नहीं होना चाहता। सो आई फाउंड समथिंग जो मुझे लगा क्योंकि इसमें भीड़ कम है और कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट भी था। पापा मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक़ है फिल्मों का, जो कुछ हद तक मेरे अंदर भी आ गया था। बहुत कम फिल्में देखता था तब तक मैं, बट जैसे मैंने थापर मूवी क्लब शुरू किया, ज्वाइन किया, तो मैंने फिल्में देखनी शुरू करी और बनानी शुरू करी। एंड ड्यूरिंग माई 4 years ऑफ कॉलेज आई मेड अराउंड 12 शॉर्ट फिल्म्स और कुछ कॉम्पिटिशन्स में जीता। एंड दैट्स हाउ मैंने अपने घर वालों को मनाया कि यार मुझे
इंजीनियरिंग नहीं करनी, आई वांट टू परस्यू दिस। और उसके बाद आई थिंक 2014 में मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई थी, और उसके बाद से लेके अब तक मैं घर वालों को मना ही रहा हूँ कि यार मैं अच्छा हूँ, मुझे लगता है मैं इसमें अच्छा हूँ। हाँ। और उनको हर बार प्रूव करना पड़ता है कि नहीं। आज तक अगर मुझे डर पता क्या लगता है कि कुछ मेरा बनाया हुआ अगर नहीं चला तो मेरे घर वालों को एक ही ताना आएगा, हमने तो बोला था इंजीनियरिंग कर ले, सरकारी जॉब ले ले। अरे तो मैं बस उस ताने से बचने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि दैट्स वर्किंग वेल फॉर यू, लेकिन अभी तक है तो। ना। सो मतलब आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस है उसमें आपके को राइटर्स का काफी बड़ा हाथ है, जैसे अभी बिल्कुल, क्रिमिनल बिल्कुल। जस्टिस 4 में भी आपके साथ 2 और राइटर्स हाँ हैं, जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो कैसा ना, क्या फर्क है अपने आप से लिखने में और फिर को राइटर्स आपके साथ है, कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए? तो मैं पहले TVF में 5 साल मैंने एज अ डायरेक्टर वहाँ पे जॉब करी है। तो तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि असल में विजन राइटर का ही होता है, डायरेक्टर का काम सिर्फ उस विजन को स्क्रीन पर लेके आने का। और मुझे तब राइटिंग से बहुत डर लगता था, क्योंकि एक राइटर को हवा में से चीज़ें निकाल के पेपर पे उतारनी होती हैं। तो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, और आपको ये स्किल है जो लोग डेवलप कर रहे हैं बहुत टाइम से। मैं उससे बहुत डरता था। लेकिन क्या हुआ ना, एज अ डायरेक्टर मेरे पास अच्छी स्क्रिप्ट्स आ नहीं रही थी, और मुझे चुल मच रही थी कि यार मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो मैं घर वालों को दिखा सकूं, और वो आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने हार मान के खुद ही लिखना शुरू किया। सो टब्बर वॉज माई फर्स्ट वर्क एज अ राइटर, एंड मेरा एक ही इंटेंशन था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो मैं प्राउडली अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सकूं। और उसी में था कि ओके, अगर मैं कुछ वैसा लिख रहा हूँ तो उस स्पेस में गुल्लक ऑलरेडी था, तो मुझे गुल्लक से भी थोड़ा स्टैंड आउट करना था, और साथ में कुछ ऐसा बनाना था जो सिर्फ मेरे घर वाले नहीं, मेरी एज के लोग भी देख सकें। तो उनके लिए फिर मैंने क्राइम थ्रिलर सोचा, और घर वालों के लिए एक फैमिली, एंड दैट्स हाउ टब्बर जो मैंने लिखा। और आई थिंक सोनी लिव को भी वही चीज़ अच्छी लगी जब उनको सुनाया था कि ओके दिस इज़ वेरी डिफरेंट। जो अभी तक उनके पास शोज थे उसमें फैमिली ऑडियंस के लिए बहुत कम चीज़ें थी, एंड दिस वाज वेरी फ्रेश फॉर देम। और शायद बाकी OTTs को भी उस टाइम मैंने ट्राई किया था, बट किसी को चमका नहीं वो कि ये एक, क्योंकि क्या है ना, पंजाबी शोज तब तक आए ही नहीं थे। पंजाबी फैमिली के ऊपर शो सब बहुत स्केप्टिकल थे उसको लेके, क्योंकि सबको लगता था यार बहुत रीजनल शो लगेगा, ये नेशन वाइड पैन इंडियन शो लगेगा नहीं लगेगा। बट सोनी लिव took their chances, and that's how Tubber was made, and I'm really thankful to them. हाँ, माई पॉइंट इज कि क्या को एक्टर्स के साथ डिसएग्रीमेंट, सॉरी को राइटर्स के साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, यू नो, कैरेक्टर्स को लेकर, हाउ इट इज़ गोइंग टू एंड। तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और अगर होते हैं तो हाउ डू यू सॉल्व इट? मैं को राइटर्स को लाता ही तब हूँ जब पूरी कहानी ख़त्म हो गई होती है, जब मुझे पता है ये एंड कहाँ होगा। और मैं अपने को राइटर्स को पहले बता देता हूँ, हाँ, ये विजन को चेंज नहीं करना। अगर इसमें आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हो तो आओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें मुझे मज़ा है, फिर नहीं। अगर आपको पढ़ के मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये कहानी मुझे भी कहनी है, तो आ जाओ। लेकिन ऑफ कोर्स डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्या है ना, वो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को लेके होते हैं। या क्योंकि इनिशियल जो विजन है, अगर उसको मेंटेन करके रखना है, तो सबसे ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं कौन सी चॉइस लेनी है। बिकॉज एज अ राइटर आप हमेशा कैरेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल बना रहे हो, और उस ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए आपके कैरेक्टर को एक चॉइस लेनी है। अब वो चॉइस कैसे, आज तक जितनी शोज फिल्में आपने देखी हैं, तो एक राइटर का काम क्या है, आपके जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करना, और उसको वो जिस तरह से जौन सी चॉइस लेगा उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, दैट डिफाइंस दैट कैरेक्टर। और इसलिए बस हर बार एक अलग चॉइस लेने से आपको एक नया कैरेक्टर मिल जाता है। वेरी नाइस। एंड दैट वाज द ओनली मोटो कि हम वो चॉइसेस लेंगे जो आज तक नहीं ली किसी ने, और उसी की वजह से हमारा शो स्टैंड आउट करेगा। और वो इतना ज़्यादा डाइसी, उस टाइम पे बहुत डाइसी था, क्योंकि OTT स्पेस में ना बहुत सेफ चीज़ें आ रही थी। तो आप एक ऐसा शो बनाना जिसमें आपका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वही सबसे ज़्यादा डीमोरल ह्यूमन है, जो सबसे ज़्यादा क्राइम्स भी आपका सेंट्रल कैरेक्टर ही कर रहा है, स्टिल ऑडियंस रूट करे उसके लिए, वो बहुत मुश्किल था और बहुत चैलेंजिंग था। और अभी तक हमने इस चीज़ पे कभी काम ही नहीं किया। दैट वाज समथिंग विच आई वांटेड टू सी पर्सनली विद माय पेरेंट्स। और मेरा पूरा विजन वही था कि यार ये ऐसी चीज़ बननी चाहिए, ऑडियंस को ग्रैब भी करके रखे, और
जिस तरह का कैरेक्टर वो फ्रेश भी लगे कि दिस इज समथिंग विच वी हैव नेवर सीन ऑन द स्क्रीन. तो वंडरफुल. वही था. सो अब जब आप क्रिमिनल जस्टिस 4 में आए तो पहले 3 सीजन्स में यू वर नॉट देयर, है ना? सो अब एक चौथे सीजन में आप आ रहे हैं एक सीरीज के, उसमें फिर कंटिन्यूएशन ऑफ मेन कैरेक्टर्स भी है और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो साथ आ रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट नहीं हो जाता बीच में ज्वाइन करना? बहुत डिफिकल्ट था. मैं जब मुझे बीबीसी और एप्लॉज ने कांटेक्ट किया था कि उनको सीज़न 4 लिखना है, तो मेरा भी सबसे पहले सवाल वही था कि यार आप जो ऑलरेडी राइटर्स ने लिखा हुआ है उन्हीं के साथ बनाइए ना आप आगे. मैं 4th सीज़न में एकदम से आऊँगा, कुछ टोनली चेंज हो जाएगा सब. बट फिर मुझे पता चला कि ओके पहले 3 सीज़न जो थे वो अडेप्टेशंस थे, उसमें से कुछ ओरिजिनल नहीं था. ओके. हाँ, तो मैं खुद पहले सीजन का मुझे पता था, इट वाज लाइक ऑफिशियल रीमेक ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. सीजन 2 और सीजन 3 भी अडेप्टेशंस थे. जब मुझे वो पता चला कि अच्छा ऐसा करके है एंड आप सिर्फ पंकज त्रिपाठी सर का जो कैरेक्टर है माधव मिश्रा, सिर्फ वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, आप उसकी कहानी पे जा रहे हो. हर बार बाकी कैरेक्टर्स जो आते हैं वो सिर्फ उस सीजन के लिए आते हैं. तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ 85% ऑफ द शो तो एकदम ओरिजिनल ही होगा. इट्स जस्ट आप एक कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और उनकी फैमिली में जो उनकी बीवी है, उनका जो साले का कैरेक्टर प्ले कर रहा है दीप, और एक नई कैरेक्टर हमने ऐड करी जो उन्हीं की जो शो में हमेशा ज़्यादातर एंटेगनिस्ट होती हैं, माथुर जी, उनकी बेटी शिवानी माथुर हमने इंट्रोड्यूस करी. तो जब मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि ओके इसमें बहुत कुछ खेलने को है और कुछ नया कहने को है, तो मैंने फिर उनसे टाइम मांगा कि मुझे आप थोड़ा टाइम दो. मैंने फिर सोचना शुरू किया कि ऑलरेडी 3 सीजन में सब कुछ कवर हो गया है, तो मैं क्या नया दूं. फिर मैंने दिमाग दौड़ाया, कुछ 4-5 चीज़ें दिमाग में आई, कैसा क्राइम हो सकता है. और तब ना बहुत वैसे वाले चीज़ें दिमाग में आती हैं जो सिर्फ प्लॉट बेस्ड होती हैं, कैरेक्टर बेस्ड नहीं. क्योंकि आप सबसे पहले दिमाग में प्लॉट दौड़ता है कि क्या चीज़ लोगों को एंटाइज करेगी. बट फिर मैंने वापस से टाइम लिया एंड आई थॉट कि ओके मैं क्या देखना चाहता हूँ, और फिर से वापस दौड़ा कि अच्छा क्रिमिनल जस्टिस तो मासेस के लिए ये शो, तो मेरी फैमिली कैसे देखेगी ये. फिर से वापस वही चीज़ आई कि ओके कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए. फिर से दिमाग में आया कि ओके इट इज़ अबाउट अ फैमिली देन. तो ये शो वापस से एक फैमिली के ऊपर हुआ. अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे, अनयूजुअल सिचुएशंस थी, बट कैरेक्टर्स फिर रियल थे. मुझे था कि ओके फिर से इमोशन पे ही खेलना है. लोग आएंगे प्लॉट के लिए, बट उनको अगर इमोशनली हिट कर दिया देन इट कैन वर्क. तो वापस से सोचना शुरू किया एंड दैट्स हाउ द स्टोरी वाज क्रैक्ड. और फिर से वही विजन था जब मैंने उनको सुनाया एप्लॉज एंड बीबीसी में. दैट्स हाउ जब एंड क्रैक कर लिया था, और जैसे उन्होंने एंड तक सुना दे वर इन कि हाँ ओके दिस इज समथिंग जो हमने अभी तक नहीं किया. और वो को एक्यूज्ड एंगल बहुत नया था. तो उसकी वजह से मैं थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि ओके ये वर्क कर सकता है, दिस इज समथिंग न्यू. और ऐसे करके फिर क्रिमिनल जस्टिस की शुरुआत हुई. अंत पे तो हम आ ही जाएंगे. जो उसका अंत था दैट वाज द मेन पार्ट. बट या अब मैंने ये भी कहीं सुना है आपके मुंह से ही शायद कि आपको पंकज त्रिपाठी जी को कन्विंस भी करना पड़ा दैट यू नो दिस इज द स्टोरी, आप ये शो करेंगे, बिकॉज समवेयर ये डाउटफुल था कि उन्हें स्टोरी लाइन पसंद आएगी तभी वो आएंगे, है ना? ये बिल्कुल सच है. और ये मेरे लिए भी सरप्राइज था क्योंकि तब तक मुझे लगा था अगर प्रोड्यूसर्स को पसंद आ गई है कहानी तो फिर डन है, आगे बढ़ते हैं. तो देवर लाइक नहीं, अब यही कहानी और ये पायलट एपिसोड लेके जाओ. और पायलट एपिसोड मीन्स पहला एपिसोड होता है शो का. तो उन्होंने बोला कि ये उनको सुनाओ और अगर उनको पसंद आती है तो आगे बढ़ेंगे. तो मुझे लगा यार अच्छा ये तो सरप्राइज़ है, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई थी. तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि पंकज सर बहुत स्केप्टिकल है कि 3 सीज़न हो गए हैं और उनके हिसाब से ये बेस्ट सीजन्स थे. अब इसके अलावा कुछ भी कहानी आएगी फोर्स लगेगी. तो मैं ठीक है चलो ट्राई मारता हूँ, अब क्या कर सकते हैं. तो थोड़ा डरा हुआ था. हम लोग उनके घर गए मड आइलैंड में और जाके उनको नरेशन दी. उनके साथ आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उनके दोस्त थे, सब लोग मतलब दिग्गज लोग थे. तो मैं बहुत डरा हुआ था. मुझे लगा कि यार मैं कुछ सुनाऊंगा और वो बोलेंगे कि यार ये क्या है, ये बहुत कन्विंस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. तो उस तरह से मैं गया उनके घर, मैंने जाके कहानी सुनानी शुरू करी. मुझे लगा था कि यार कुछ आगे पीछे हो गया तो भाई पता नहीं डांट ना दे, कैसे पहली बार मिल रहा था मैं.
बट बहुत स्वीट है वो। और उन्होंने पूरा एपिसोड सुना, बहुत प्यार से सुना, पेशेंस थी उन्होंने पूरा एपिसोड सुना और एंड पे बोले कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, आगे क्या होगा। और बस मुझे यही सुनना था। अगर कोई सुन के पूछ रहा है आगे क्या होगा तो शो बनेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे क्या होगा, एंड कहाँ है, तो मैंने बोला आपको आगे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो तब उन्होंने हाँ करी कि हाँ मुझे जानना है आगे क्या होगा, करते हैं ये शो। वेरी गुड, वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे पंकज त्रिपाठी जी का एक सर्टेन स्टाइल ऑफ एक्टिंग एंड वी लव दैट। उनकी जो ओरिजिनलिटी है ना, उनका जो स्टाइल है, मतलब ही सच ए पावरफुल परफॉर्मर है ना। और समवेयर मुझे लगता है कि कहानी में जान वो भी डालते हैं अपनी बहुत। एक्टिंग के साथ, है ना। तो जब आप लिख रहे थे उनके कैरेक्टर में कुछ आपने सोचा कि कुछ एडिशंस करता हूँ यार, मतलब जो पहले शायद सीजन्स में नहीं थी बट यू थॉट कि उनके कैरेक्टर में ये जाएगा? सच बताऊं तो एडिशन तो क्या, मुझे बस वो जो पिछले 3 सीजन में उनका कैरेक्टर कर रहा था ना, उसे मैच करना था। या मुझे बस ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोलें कि माधव मिश्रा का जो इस बार कैरेक्टर था वो ठंडा लग गया, या इस बार मज़ा नहीं आया क्योंकि उनको टाइम बहुत कम मिला, या उनके डायलॉग्स वैसे नहीं थे। तो हर बार वो डर लगा रहता था कि जो ऑलरेडी पिछले 3 सीजन चलता आ रहा है ना, और ऑडियंस इतना प्यार करती है उनके कैरेक्टर को, कहीं उसमें ना चूक जाऊं, बस ये डर था। तो हर बार ये कभी नहीं था कि उससे बेटर करना है, उस लेवल का करना है बस। तो इसी डर से बस और दूसरा क्या था, मैंने बहुत कोशिश करी कि इस बार कुछ ऐसा डायलॉग लिखूं और फनी हो जाए और फनी हो जाए। पर वो बाद में रियलाइज़ हुआ सेट पे कि पंकज सर जो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, मैजिक उससे आता है। आप जैसी मर्जी लाइन लिख दो, लेकिन जब तक वो अपने लहजे के साथ उस लाइन को लैंड नहीं करवाएंगे तब तक वो मैजिक आएगा ही नहीं। तो पंकज सर की वजह से ही ये शो पॉसिबल हो रहा है अभी तक। 4 सीज़न बहुत मतलब मैं तो खुला बोलूँगा, मैं एज अ राइटर बोल रहा हूँ कि ये कहानी पुल ही उनकी वजह से होती है। वही है जो ऑडियंस लेके आते हैं और उसकी वजह से लोग कहानी के लिए रुक जाते हैं, आते माधव सर की वजह से। वंडरफुल। ऑलराइट, सो बहुत सारी चीज़ें थी ना क्रिमिनल जस्टिस 4 में, चाहे किसी भी सीज़न की बात कर ले। एक मर्डर स्टोरी है, फिर उसमें आपको कुछ नयापन भी लेकर आना है, मेन कैरेक्टर्स को भी वैसे इंटैक्ट रखना है, सपोर्टिंग कास्ट का भी जो कैरेक्टर है वो यहाँ से वहाँ नहीं हिल सकता है। जी। फिर आप सारे कैरेक्टर्स को वीव भी करेंगे, है ना, एक कहानी के अंदर। तो ये बहुत डिफिकल्ट देखने में लगता है। मतलब इफ़ आई इमेजिन, तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट राइटर, बट मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है, चैलेंजिंग लगता है। सो हाउ वाज इट फॉर यू? बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग था। अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया कहानी लिखने के लिए। कहानी में जितने भी आपने बोले वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है और कैरेक्टर्स डेवलप करने में टाइम लगता है। और क्या होता है ना, एज अ राइटर मैं 6 महीना कहानी लिखता हूँ जिसमें कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, कैरेक्टर्स के आपस में केमिस्ट्री डेवलप होती है। एक टाइम आता है जब स्क्रिप्ट में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैरेक्टर्स आपसे बात करने लगते हैं, कैरेक्टर्स बताते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा। वो उस टाइम तक बस पहुँचना होता है, और उसमें शायद कभी 6 महीने लगते हैं, कभी 8 लगते हैं, और कभी शायद 1 साल लग जाता है। पर जैसे ही वो पॉइंट आता है तब जाके थोड़ी राहत मिलती है एज अ राइटर कि हाँ वो पॉइंट आ गया जहाँ पे मुझे अब कैरेक्टर्स ही हेल्प करने लग पड़े। तो बस मोटिव वही होता है कि उस पॉइंट तक जैसे ही पहुंच जाएं, कैसे भी करके पहुंच जाएं बस। तो यही था, ये मेरा प्रोसेस है। मुझे बाकी राइटर्स का नहीं पता, उनका प्रोसेस बहुत अलग रहता है। मैं एज अ फैन लिखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वो शो लिखता हूँ जो मुझे देखना है, ना कि जो अभी तक आ गए हैं, या मुझे कुछ ऐसा बनाना है जैसा ऑलरेडी है। मुझे लगता है कि क्या अवेलेबल नहीं है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, और वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जो जैसा मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा देखने में मज़ा आता। तो बस वही था क्रिमिनल जस्टिस का भी इस बार मोटिव वही था कि मुझे ऐसा शो बनाना है, ऐसा सीज़न बनाना है जो मुझे देख के बहुत मज़ा आए। तो ऑडियंस को आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो ऑडियंस भी खुश है वो देख के। बहुत खुश है, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि अब मैंने क्योंकि देखा है खुद से, तो मेरे मन में कुछ सवाल आए एज एन ऑडियंस, ठीक है। मुझे ये लगा कि आपने हमें कैसे कन्विंस किया स्टार्टिंग ऑफ द सीन में कि एनीबडी फ्रॉम द फैमिली कैन बी द किलर। पहले आपने कन्विंस कर दिया, ठीक है। फिर जब मैं आई डोंट वांट टू गिव द स्पॉयलर्स, बट या फिर जब जैसे ही आगे जर्नी में बढ़ते हैं, पता चलता है धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, रिवील हो रही हैं, एंड में जाकर उनमें से एक किलर निकलता भी है, ठीक है, आउट ऑफ दोज कैरेक्टर्स। बट जो वो जर्नी थी, जिस तरह से आपने उसको वीव किया है, जैसे हम वहाँ पर पहुँचे हैं, तब तक हम भूल चुके थे
कि इनमें से कोई भी किलर हो सकता है, बट स्टिल जब हम पहुंचे एंड में आए, किलर निकला, एक सेकंड के लिए लगा कि नहीं यार ये तो थोड़ा क्लीशे हो गया यार किलर। फिर आपने उसके अंदर एक ट्विस्ट डाला, फिर आपने उसको एंड किया एंड आप हमें घुमाते रहे उसके अंदर। सो हाउ डिड यू डू दैट? बहुत मुश्किल था वो। मुश्किल तो बहुत था, लेकिन उसमें ना मुझे लग रहा है क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि इट वाज द 4th सीजन। तो 4th सीजन में क्या है ना, आप अगर पहले 3 सीजन जिस ऑडियंस ने देखी है वो ऑलरेडी एक ना इनहिबिशन लेके आई है दिमाग में, उनको पता है ये सीज़न का एक फॉर्मेट है और हर बार जैसे पिछले 3 सीजन में हुआ है तो उसके हिसाब से सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो वो इनिशियली हमने सोचा था, फिर बाद में जब मैंने रेडिट पे थ्योरीज पढ़ी उस टाइम में मुझे रियलाइज हुआ हाँ सब लोग वही कर रहे हैं कि यार कितने उसमें ना रेडिट पे लोगों ने लिखा था कि किलर देखना बाहर से कोई आएगा, इन्होंने ये फैमिली वाला लिखा हुआ है सिर्फ हम लोगों को ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। किलर आउट ऑफ नोवेयर कोई एक बंदा आएगा 7th एपिसोड में और वो होगा। और स्टार्टिंग से ही हमने तो गिव अवे दिया हुआ, इट्स अ फैमिली मैटर, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को शक ईरा पे था और वही हमारा इंटेंशन था कि सब लोग क्या है ना, इस शो में ऑडियंस एक डिटेक्टिव बन के देखती है शो, तो उनको हमेशा वो रहता है कि देखना ये होगा, देखना इन्होंने ना जानबूझ के ये ड्राइंग्स दिखा रहे हैं ताकि हमें लगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो पक्का नहीं होगी। उसकी वजह से क्या होता है ना, आप लोग जो सोच रहे हो, मुझे एज अ राइटर आपसे एक स्टेप आगे ही रहना पड़ेगा। अगर मैं आपके साथ मैच भी कर गया तो भी मैं फेल हूँ, अगर आप लोग मुझसे आगे निकले फिर तो मैं डेफिनेटली फेल हूँ। तो मुझे हमेशा एक स्टेप आगे रहना है कि आप जो सोच रहे हो वो मुझे पता होना चाहिए। और इसलिए वो 1 साल लगा। 1 साल इसलिए लगा कि कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑडियंस लगा सकती है। एज अ व्यूअर आप कितना सोच सकते हो, स्टिल आपके सामने ही आंसर है, फिर भी आप फैमिली मेम्बर्स पे किस पे शक करोगे, किस पे। और क्या है ना, वो बहुत साइकोलॉजी का गेम है कि एज एन ऑडियंस आपके सामने ये सारे सस्पेक्ट्स हैं, अब इसमें आपको ये चूज़ करना है। और क्या है ना, कभी बोलते नहीं है शो में, कभी नहीं बोला गया कि ये सब सस्पेक्ट्स हैं। सस्पेक्ट तो हमने राज और अंजू रखे हैं, उसके अलावा जो रोशनी का एक्स बॉयफ्रेंड था उसके दिग्विजय, उसके ऊपर शक हो रहा था ऑडियंस को। फिर राज का जो बेस्ट फ्रेंड था डॉक्टर अर्श, उसके ऊपर शक हो रहा था। मुझे तो दादी पे भी हो रहा था। दादी पे भी हो रहा था और दादी पे पता नहीं क्यों इतना लोग शक कर रहे थे, जबकि हमने तो खुला बोला गया दादी तो उस टाइम में गुरुद्वारा गई हुई थी। तो हमें लगा कि मार के चली गई होगी। हाँ, तो ये भी एक था, ऑडियंस खुद ही 2+2 करने की कोशिश कर रही थी। और उसमें बहुत मजा आ रहा था मुझे, क्योंकि और सबसे ज्यादा डर मुझे बस वही था कि बस कोई एक भी गेस ना कर ले। आई एम नॉट गिविंग एनी स्पॉयलर्स अगेन हियर्स। आई थिंक अगर आप शो देख रहे हो तो मजा आएगा। और हाँ, अगर आपने शो नहीं देखा है गाइस तो प्लीज पहले शो देख लो फिर ये पॉडकास्ट देखना। करेक्ट, तो डिस्क्लेमर दे दिया स्पॉइलर की जगह। हाँ, थोड़ा सा स्पॉइलर मेरे मुंह से निकल गया, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा काट देना यार। मुझे चैनल की तरफ से ना आ जाए कि यार तुम खुला बोले जा रहे हो। अभी तक आपने बताया थोड़े ना है, अब मुझे तो लग रहा है आप और घुमा रहे हो सबको। नहीं यार, मैंने तो बता दिया कि बाहर वाले ये कोई राइटर ही किलर है। मेरी टीम जिसने अभी देखा नहीं है वो भी सोच रहे हैं यार कि हमने भी देखा होता तो हमें पता होता व्हाट इज हैपनिंग। ये क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पर। ऑलराइट, सो या अब हम थोड़ा सा क्रिमिनल जस्टिस से बाहर आते हैं। आई वांट टू आस्क यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिल्म राइटिंग एंड ये OTT के लिए जो आप शोज लिख रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे मेजर डिफरेंस ये कि शो में मेरे पास 8 एपिसोड होते हैं। तो 8 एपिसोड में ना एक कैरेक्टर की जर्नी कहने के लिए बहुत टाइम मिलता है, तो उसका कैरेक्टर एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। फिल्म में मुझे बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी चीज़ बोलनी होती है, और बहुत ही कम टाइम, मतलब ऐसा है कि मुझे छोटे छोटे सीन्स रखने पड़ेंगे और छोटे सीन्स में ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के आगे निकलना है। तो फिल्म राइटिंग जब मैंने वाइल्ड वाइल्ड पंजाब लिख रहा था तो मुझे याद है मैं जब भी उनको नरेशन देने जाता था, मेरा को राइटर था संदीप, और हम दोनों हमेशा अपने दिमाग में ना कुछ खतरनाक सा सीन बनाते रहो। हमें लगता था भाई लव सर तो खुश हो जाएंगे इस बार नरेशन देंगे। तो हर बार जाते थे नरेट करने और सर सुनते थे और बोलते थे तुम लोग शो लिख रहे हो क्या यार, इतना टाइम है क्या ऑडियंस के पास। ऐसे चलता रहा तो इंटरवल तक ये फिल्म ख़त्म हो जाएगी तुम जैसे लिख रहे हो। तो तब जाके मुझे रियलाइज़ हो कि ओके हाँ, हम बहुत शो की तरह लिख रहे हैं, इतना टाइम नहीं है।
बहुत कम टाइम में जोक भी मारना है, कहानी भी आगे बढ़ानी है, और साथ में कैरेक्टर के बारे में भी कुछ नया पता चलना चाहिए ऑडियंस को। अब ये करने में तो जो दिमाग ख़राब हुआ, पहली बार मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, शो कर कर करके ना आदत वो पड़ जाती है कि बहुत टाइम है, धीरे धीरे करके चलाएंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि आप कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा कह सकते हो शो में, लेकिन फिल्म में इट्स मोर अबाउट द प्लॉट। प्लॉट पे रहो, कैरेक्टर जर्नी साथ में चल रही है, बट प्लॉट के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस। Yeah. So since you are a Punjabi, I'm a Punjabi, तो being an audience और being a Punjabi मुझे ऐसा बहुत बार लगा और दुख होता है कि जो पंजाबी कैरेक्टर्स है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की राइटिंग में बड़े स्टीरियोटिपिकल कर दिए गए हैं। बहुत लाउड है, अग्रेसिव है, कॉमिक है, सिर्फ यही दिखाया जाता है। और हमें लगता है कि कोई रेगुलर कैरेक्टर में एक पंजाबी कैरेक्टर को कभी वीव नहीं किया जाता। वुड यू लाइक टू चेंज दैट? आई ऑलरेडी ट्राई टू चेंज दैट इन डब्बर, क्योंकि मैं जब मुंबई में था तो जब भी लोगों को पता चलता था मैं अमृतसर से हूँ, तो सबका रिएक्शन यही होता था, अरे सरसों दा साग, मक्की दी रोटी, बल्ले बल्ले शावा शावा। Yeah. तो मुझे बहुत हैरानी भी होती थी और बुरा भी लगता था कि यार आप, तो मैं हमेशा बोलता था यार तुम एक बार ना मेरे साथ पंजाब चलो, तुम्हें पता चलेगा कि यार वो सब नहीं है जैसा सेल किया जाता है YRF की फिल्मों में या धर्मा की फिल्मों में। तो फिर मुझे लगा कि यार कौन फ्लाइट का खर्चा करके मेरे साथ आएगा, इससे अच्छा मैं कुछ अपने शो में ही कोशिश करता हूँ। तो मैंने टब्बर में इंटेंशनली शो को बहुत ज़्यादा ना ग्राउंडेड रखा। उसकी राइटिंग में मैंने कोई भी एक भी कैरेक्टर वैसा नहीं था जो एकदम टिपिकल वैसा कैरेक्टर हो जो हमने आज तक फिल्मों में देखा है। और जो उसके कैरेक्टर्स थे वो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स पे बेस्ड थे। तो जैसे जो घर के जो चारों कैरेक्टर्स हैं, पापा जो ओमकार कर रहे हैं वो मेरे पापा पे बेस्ड हैं। सरगुन मेहता जो सुप्रिया मैम ने किया है वो मेरे मम्मा के ऊपर बेस्ड है। और जो मेरा छोटा भाई है लव, उसके ऊपर छोटे भाई का कैरेक्टर तेगी बेस्ड है। और जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा मेरे जैसा था। ओके, तो मैंने कोशिश करी क्योंकि तब मैं पहली बार राइटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा क्या ऑडियंस को नया क्या दूं। ऑडियंस ने सब कुछ देख रखा है और बहुत टाइम लगा ये समझने में कि हाँ ऑडियंस ने सब देख रखा है, लेकिन ऑडियंस ने मेरे घर वाले नहीं देखे, ऑडियंस ने मुझे नहीं देखा। अगर मैं इन लोगों को स्क्रीन पे लेके आऊँगा नहीं, बहुत फ्रेश लगेगा, क्योंकि वो जैसे बात करते हैं, जैसा उनका लहजा है, जिस तरह के मम्मियाँ जैसी होती हैं, बट कौन सी मम्मी मेरे जैसी है अगर वो रिलेट कर लेगी कि हाँ मम्मियाँ ऐसे ही होती हैं जैसे मेरी मम्मी प्ले कर रही है। तो मैं सरगुन मैम बोल रहा हूँ, सरगुन का कैरेक्टर था। सुप्रिया मैम को हमेशा आगे यही बोलता था कि मेरी मम्मा ना बहुत रिलीजियस है, तो आपके वो बॉडी लैंग्वेज से भी दिखना चाहिए कि वो रिलीजियस है। तो वो चीज़ें अब कितनी आई हैं स्क्रीन पे वो तब रियलाइज़ हुआ जब शो को ना इंटरनेशनल एक्लेम मिला। तब मुझे रियलाइज़ हुआ ओके कि हाँ जितना कंटेंट आपका रूटेड होगा ना वो उतना इंटरनेशनल हो जाएगा। पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग था। मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ अच्छा बनाना है तो वो बहुत ब्रेकिंग बैड जैसा दिखना चाहिए या गेम ऑफ थ्रोन जैसा दिखना चाहिए, बट वो सच नहीं है। हम लोगों को वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ब्रेकिंग बैड जिसने बनाया विंस गिलिगन ने, उसने अमेरिका का, मैक्सिको का वो साइड दिखाया है जैसा उसने देखा है, इसलिए नया लगता है, इसलिए वो शो इतना स्टैंड आउट करता है बाकियों से। और वही इंटेंशन से अपने टब्बर बनाया कि ये पंजाब ऐसा कभी नहीं देखा, इतना ग्रिटी, इतना डार्क और इतना रियलिस्टिक। तो टब्बर उसकी वजह से स्टैंड आउट किया और वही फिर बाद में कोशिश करी कि क्रिमिनल जस्टिस में भी वो कैरेक्टर्स और वो जो वर्ल्ड है वो नया लगे। तो वही एक इंटेंशन है। और ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा पंजाब अपने POV से मैं वैसा वाला पंजाब दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। एंड सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी यही कर रही है, बहुत सेफ प्ले कर रही है व्हेन इट कम्स टू स्टोरी राइटिंग, है ना। टिपिकल कहानियाँ, वही कॉमेडी कैरेक्टर्स, उसी तरह से उन्होंने वीव किया है, थोड़ा इधर कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया। लेकिन एक होता है ना कि एक सर्टन स्टोरी लाइन उनकी, कोई नयापन कहानियों में पंजाबी इंडस्ट्री में भी देखने को नहीं मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग। तो आपको लगता है कि आप किसी दिन कोई पंजाबी फिल्म या कोई पंजाबी शो लिखेंगे और ये भी बदलेंगे यहाँ पर? एक्चुअली क्या है ना, मैं भी ऐसे ही थोड़ा रिबेलियन बनने की कोशिश कर रहा था कि नहीं ये लोग ऐसे नहीं बना रहे, मैं ऐसा बनाऊंगा और उसकी एक अलग मार्केट खड़ी करूंगा। बट
आपको काम करते करते रियलाइज होता है कि यार गलती मेकर्स की नहीं है पूरी, गलती ऑडियंस की भी है। मैं मेरे घर वाले उठ के कैरी ऑन जट्टा 1 2 3 देखेंगे ही देखेंगे और बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं, कैरी ऑन जट्टा पूरी बहुत अच्छी फिल्म है, वेरी नाइस। हाँ, लेकिन उसके साथ में पंजाब में जिस तरह का सिनेमा आता है, जैसे अभी गुरु नानक जहाज़ फिल्म आई, उससे पहले मस्ताने आई, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है क्योंकि ऑडियंस अब उसको भी अप्रूवल देने लगी है जो पहले नहीं देते थे, क्योंकि ये ना ऐसा बन गया है कि आप इस फेस के लिए ही जाओगे फिल्म देखने, और इस फेस से आप एक सर्टेन टाइप ऑफ सिनेमा रिलेट करते हो। अगर गिप्पी गरेवाल कॉमेडी करेगा तो हम जाएंगे ही जाएंगे देखने, लेकिन गिप्पी गरेवाल जैसे ही कुछ नया ट्राई करेगा तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और उनको क्या है ना, कमर्शियल सक्सेस चाहिए ही चाहिए। तो उसकी वजह से मेकर्स सेफ प्ले करते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं लगता मुझे। बट हाँ, उसी में अगर आप सेफ प्ले कर रहे हो लेकिन साथ में कहानी में आपने कुछ नया बोल दिया, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ऑडियंस उसको कैसे लेगी कैसे नहीं लेगी। तो वो मुझे लगता है कि हाँ, एज एन ऑडियंस भी अगर हम लोग ही उस तरह का सिनेमा देखने नहीं जाएंगे तो मेकर्स क्यों नया बनाएंगे। मेकर्स को खुद डर लगता है ना कि यार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑडियंस नहीं आई तो करेक्ट। तो ये सवाल से तो हम लोग एज ए राइटर डायरेक्टर्स बहुत डरते हैं। सो एज अ राइटर ना, यू मेक अ स्टोरी एंड यू ब्रेक अ स्टोरी, ठीक है। True. लेकिन आपको लगता है कि राइटर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता? सारा क्रेडिट एक्टर्स ले जाते हैं, डायरेक्टर्स ले जाते हैं, राइटर्स को नहीं मिलता। हाँ, ये तो मेरा एक फ्लैटमेट है मुंबई में, तला सिद्दीकी, और हम लोग ना हमेशा यही डिस्कस करते रहते हैं कि यार देखो हमारा क्रेडिट हमें ड्यू नहीं मिलता, क्योंकि सारा ऑडियंस तो सिर्फ एक्टर्स को पूछती है और उसके बाद डायरेक्टर को पूछती है, तो बाकी लोग तो कोई नाम ही नहीं लेता। और हम लोग हमेशा इन्हीं को ब्लेम करते रहते कि यार ये एक्टर और डायरेक्टर हमारा नाम क्यों नहीं लेते जाके। बट फिर बहुत टाइम लगा है सोचने में कि यार ऑडियंस पूछती भी तो नहीं है। अगर अगर कोई फिल्म बुरी लगी है तो उसमें ऑडियंस को जाके देखना चाहिए ना किसने लिखी है। और अगर आपको आपका कोई फेवरेट एक्टर, बोलो जाके इंटरनेट पे लिखो, ट्वीट करो, उस राइटर का नाम लो कि यार ये राइटर बहुत ख़राब लिखता है, इसके साथ काम मत करो। तो आप लेकिन बोलो ना, अगर आपको पता है कि कहानी ख़राब है तो राइटर का नाम लेके बोलो, एटलीस्ट उस राइटर को भी नेक्स्ट फिल्म में मेहनत करने का एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका भी नाम लो। तो क्या है ना, जब तक ऑडियंस नहीं बोलेगी तो इंडस्ट्री क्यों ही बोलेगी। जब कोई मांग ही नहीं रहा, तो जब डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की, तो सप्लाई तो कम होगी। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अच्छा, सच है कि राइटर्स को पैसा नहीं मिलता? क्योंकि वरुण ग्रोवर की आई थिंक एक रील बड़ी पॉपुलर हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ तो उन्होंने किसी एक्टर के लिए लिखा था, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत बड़े एक्टर है, उनके लिए कुछ लिखा और उसके लिए उन्हें 45,000 रुपये मिले, जबकि उसी बात को कहने के लिए उस एक्टर को लाखों रुपए मिले। तो आज भी वही कहानी है, कुछ बदलाव आया है? मुझे लग रहा है बदलाव तो देखो बहुत पहले से चलता आ रहा है। और नए राइटर्स का अगर हम बोलें, नए राइटर्स को पैसा नहीं मिलता तो ये सच है। नए राइटर्स जिनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत कम है उनको स्टार्टिंग में बहुत पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक मिनिमम रेट है जो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ने रखा हुआ है, तो उतना मिनिमम वो चार्ज कर सकते हैं। बट अगर हम ये बोलें कि नहीं, जो ऑलरेडी राइटर्स हैं, जो इस्टेब्लिश्ड राइटर्स हैं, अगर उनको पैसा नहीं मिल रहा तो ये गलत है। सलीम जावेद अपने टाइम पे जब उनकी फिल्में हिट हो रही थी, वो अमिताभ बच्चन से 1 लाख ज़्यादा ले रहे थे। हाँ, करेक्ट। और वो तब से चलता आ रहा है। आज भी अगर आप इस्टेब्लिश्ड राइटर हो और आप एक अच्छी कहानी लिख के वापस से जा रहे हो, आई डोंट थिंक आपको आपकी मनचाही अमाउंट नहीं मिलेगी। ये तो गलत है। मतलब मुझे लगता है कि अच्छा, अगर कोई नहीं ले रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि हैं राइटर्स को पैसे तो मिल रहे हैं, बात तो सिर्फ नाम और इज्जत की हो रही है। पैसे तो मिल जाते हैं। मिल रहा है, ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि पैसा मिल रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, सो चलिए, क्योंकि आप राइटिंग करते हैं तो बेहतर बता सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं करते या उसमें आप ढल नहीं सकते तो आप राइटर नहीं बन सकते? आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी एज अ राइटर है कि आप ऑब्जर्व करना सीखो।
हम लोग की आदत क्या रहती है ना, मेरी तो कॉलेज से थी कि आप घर से बाहर निकले नहीं कि बस ईयरफोन लगा लिए, गाने चला लिए और बस चलते जा रहे हैं। और कभी टैक्सी में बैठे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली, तो गाने लगा लिए और आप दुनिया नहीं देख रहे हो। एज अ राइटर आपको सबसे ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, आप दुनिया देखो। आप जैसे जिन लोगों के साथ बैठे हो, आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो, तो बाकी लोगों को देखो। कहानियाँ तो हम उनकी कह रहे हैं ना, कहानियाँ अपनी तो हम कभी कह ही नहीं रहे। और अगर हम दूसरों को नहीं देखेंगे तो कहानियाँ कैसे आएंगी? तो इसलिए राइटर्स को बोला जाता है कि आप ट्रैवल करो, दुनिया देखो, दुनिया कैसे चल रही है। तो उसमें ये नहीं कि नई जगह देखो जाके, आप नए नए लोगों से मिलो, उनसे बातें करो और उनको जज मत करो। एज अ राइटर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बाकी लोगों से अलग होना पड़ेगा। आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपको उसकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, तो ये उसकी ये ट्रेट है, और ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं उसको जज नहीं कर सकता, इसको मैं यूज़ ज़रूर कर सकता हूँ। तो मेरे कैरेक्टर में अगर मैं ये ट्रेट डालूंगा तो उससे मेरा कैरेक्टर थोड़ा स्टैंड आउट करेगा, थोड़ा अलग हो जाएगा और लोगों को नया लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक क्वालिटी है कि आप लोगों को जज मत करो, लोगों की वो चीज़ें पकड़ो जो उनको अलग बनाती हैं दुनिया से। एंड दूसरा है कि आप खुद को भी ऑब्जर्व करो, क्योंकि आप दूसरों को कर रहे हो ना, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ, आप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर कोई, जैसे मेरे दोस्त मुझे हमेशा बोलते कि तू जब हंसता तो तेरे ये कंधे हिलते, तो मैं कभी मानता नहीं था क्या बोलते रहते, बट दिस इज समथिंग जो मुझे अपने बारे में नहीं पता था। तो ये चीज़ें हैं। क्या है ना, राइटर जब लिखता है तो बहुत ही मेडिटेटिव प्रोसेस होता है वो। आप किसी चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो, सोचते सोचते क्या होता है ना, दिन में आप 6 घंटे लगा के शायद 2 पेज लिखते हो, बट 2 पेज में आप ट्राई करते हो कि यार मुझे दुनिया जैसी दिखती है, मैं कुछ वो वाले पीओवी से लिखूं, और मेरा पीओवी अगर फ्रेश होगा या अलग होगा तब ये 2 पेज में मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बस वही था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नया रखो और दुनिया को वैसे देखो जैसी वो आपको लगती है। वंडरफुल, अच्छा व्यू पॉइंट है आपका इस बारे में। अच्छा, क्योंकि अब आपने राइटिंग की बात करी दी है तो हमें बता दो कि टॉप 3 ऐसे कौन से शोज़ हैं या मूवीज़ हैं जिसकी राइटिंग आपको बहुत अच्छी लगी बट वो उतना चल नहीं पाए, दे आर वेरी अंडररेटेड। अंडररेटेड, हाँ, अंडररेटेड में सबसे पहले तो एक द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, जो अमेरिकन वर्जन है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस में बॉम्ब कर गई थी वो फिल्म। और दूसरी एक फिल्म है मैरी क्रिसमस, श्री राम राघवन की, जो उन्होंने विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ के साथ, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी राइटिंग है उसकी, बट वो भी उतनी वर्क नहीं करी थिएटर्स में। उसके अलावा अगर शो में देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत ही अंडररेटेड शो है बेटर कॉल सॉल। बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा शो है, पर बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि सब लोग उसको कहीं ना लोगों को स्लो लगता है वो। पर आप एक बार देखना शुरू करो, वो शो ऐसे निकलेगा कि आप 5 सीजन के बाद आपको लगेगा मैं लाइफ में करूं क्या, उस लेवल की राइटिंग आपको मिलेगी नहीं कहीं देखने के लिए। सो ये मेरी 3 रिकमेंडेशन है। अगर ये तो हो गई बाहर की कहानी, अब थोड़ी हिंदुस्तानी कहानी पूछ लेते हैं। टॉप 3 इंडियन शोज और मूवीज दैट यू थिंक कि हर किसी को ज़रूर देखने चाहिए। टॉप 3 इंडियन शोज एंड फिल्म्स, पाताल लोक एक शो है, सीज़न 1 एंड सीज़न 2 बोथ एकदम मास्टरपीस है। उसके अलावा फिल्मों में मेरे ख्याल राजू हिरानी सर का पूरा सिनेमा उठा लो, सब कुछ राइटिंग की मास्टर क्लास है वो। एंड रिसेंटली तो 12th फेल जो आई थी विनोद सर की, वो अपने आप में मतलब वो है कि मुझे लगता है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ राइटिंग है, जो फ्री में अवेलेबल है, आप देखो जाके। ऑफ कोर्स OTT के पैसे देने पड़ेंगे, बट वो अवेलेबल है, और आप वो सिनेमा पढ़ो तो समझ आएगा राइटिंग क्या है। क्योंकि मैं तो आज तक वापस से वही स्क्रिप्टें खोल लेता हूँ उनकी, वो मास्टर क्लास है सब अपने आप में। पढ़ने की बात की तो टॉप 3 बुक रिकमेंडेशंस बता दो। बुक रिकमेंडेशंस, मैं बहुत वैसे बुक्स नहीं पढ़ता शायद जो लोग सुनना चाह रहे हैं, तो ओके, मेरी फेवरेट बुक्स में मेरे फेवरेट ऑथर हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। उनकी एक बुक है पतंग, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे सीरियल किलर जॉनरा बहुत पसंद है। तो वो एक हाईली रिकमेंड करूँगा मैं, अगर किसी को फास्ट पेस सीरियल किलर जॉनरा पसंद है तो पतंग है। और उसके अलावा दिस अ बुक कॉल्ड 3.5 मर्डर्स बाय सलिल, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ ऑथर का।
एंड देन देर इज भास्कर चट्टोपाध्याय की ही पेनम्बरा बुक है, बहुत अच्छी है. मैं एक्चुअली उनकी पूरी सारी बुक्स ही पढ़ता रहता हूँ. और अगर देयर इज एन ऑथर फ्रीडा, मेरे को उनका पूरा नाम लेना नहीं आता, वो ब्रिटिश ऑथर है. Okay. उनकी बुक है द हाउसमेड और द बॉयफ्रेंड. ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत ग्रिपिंग है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ के. We'll try. हाँ We'll try. वो बहुत जॉनरा बुक्स है, तो आई डोंट नो कितने लोग वो पढ़ते हैं Yeah. कितने नहीं. Correct. Okay, so last but not the least, मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो budding writers हैं, you know, उनके पास, क्योंकि हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि you know हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है या पंजाबी इंडस्ट्री भी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज़्यादा नई स्टोरीज नहीं है इनके अंदर. लेकिन अगेन बहुत से ऐसे हम राइटर्स को रिपीट कर रहे हैं, द सेम राइटर्स आर राइटिंग इट, करेक्ट. तो बहुत से ऐसे नए राइटर्स है, प्रॉब्लली अपना स्क्रीन प्ले भी लिख कर बैठे हुए हैं, दे आर वेरी गुड डायलॉग राइटर्स, बहुत अच्छी कहानीकार भी हैं हमारे पास, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे जाना है, उनको उसके बारे में नहीं नॉलेज है. व्हाट डू यू सजेस्ट, कैसे जाना चाहिए अगर उनके पास, उन्हें दे आर वेरी श्योर अबाउट इट? अगर आपके पास बाउंड स्क्रिप्ट है, पहले तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप SW स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन वहाँ जाके पहले तो आप रजिस्टर करवाइए अपना स्क्रिप्ट. विदाउट रजिस्टरिंग इट आप किसी से शेयर मत करो. ये पहला स्टेप है. और उसके बाद क्या है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे कितने मैसेज आते हैं कि सर मेरी कहानी सुन लो, मेरे पास बहुत अच्छी कहानी है. आप कहानी कहना, लेकिन उसको एक स्क्रिप्ट में उतारना बहुत अलग चीज़ है, बहुत ही अलग स्किल है वो. तो अगर आपके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जो आपने लिख दी है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि आप डायरेक्टली खुद कांटेक्ट करो. लिंक्डइन पे सबके कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है, आप सीधा उनके मेल आईडी पे भेजो. ये मैंने किया था स्टार्टिंग में, इट वर्कड फॉर मी. ये टब्बर में मैंने किया था उनके साथ. मैंने वूट में ऐसे करके भेजा था एंड दे रिप्लाइड. तो मुझे लगता है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. एंड सेकेंड स्टेप इज़, आप अगर रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट अगर आपको किसी को सुनानी है या शेयर करनी है, तो आप मेरे साथ कर सकते हो. मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है, क्योंकि मैं बहुत राइटर्स की ऐसे काफ़ी टाइम से हेल्प कर रहा हूँ. क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मुंबई में नहीं है उन्हीं की प्रॉब्लम. मुंबई में बैठे हुए लोगों को भी बहुत अजीब लगता है कैसे अप्रोच करें, किसके पास लेके जाएं स्क्रिप्ट्स. क्योंकि जनरली क्या है ना, कोई किसी के पास कोई कांटेक्ट है नहीं, ना ही कोई बोलता है कि अरे यार कहानियाँ हैं तो मेरे पास भेजो. ज़्यादातर क्या है ना, आपको कॉम्पिटिशन्स दिखेंगे कि शॉर्ट फिल्म का कॉम्पिटिशन है, फिल्म भेज दो अपनी. पर कोई ये नहीं बोलता कि स्क्रिप्ट भेज दो. ऐसे एक स्क्रिप्ट लैब करके होता है, लेकिन वो भी चूज़ करते हैं, है ना. तो वैसे करके आई थिंक लोग बहुत कम है. लेकिन हाँ, आप मुझे भेजो तो मैं आगे ट्राई करूँगा कि जहाँ भेजनी चाहिए मैं उसमें हेल्प कर सकूँ. वंडरफुल. तो चलिए बस एक ये चीज़ बता दीजिए कि इतना कुछ अब कर ही लिया है आपने, एंड वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, वी नो यू. हाँ जी. सो व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में एक दो चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इन प्रोसेस हैं अभी. और मेरी मम्मी ने बोला ऐसे बताया मत करो, नज़र लग जाती है. Everything in your life is related to mummy. I like it so much. He is a mama's boy. मैं तो हाँ सरेआम बोलता हूँ, मैं तो मम्मा's बॉय हूँ. तो कोई मेरे से बात करता है उसको पता चल जाता है कि बहुत मानता है मम्मी की. तो मैंने बोला हाँ. मम्मी ने बोला थर्सडे को चिकन मत खाओ, तो हम लोग अब KFC के सामने से रोज़ निकलते हैं लेकिन नहीं खा सकते. This is something that I think girls also find cute. ऐसी ये वो वाला mama's boy नहीं है. हाँ अच्छा है. पता नहीं चलता लड़कियों को क्या क्यूट लगता है क्या नहीं. अच्छा तो हरमन, ऑनेस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, सच्ची बता रही हूँ. आपको पता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आपके जवाबों में से इतने सवाल निकल रहे हैं, इवन दो आई एम नॉट अ राइटर, बट या एज एन ऑडियंस एंड एवरीबॉडी इज अ राइटर. हर किसी को अपना POV जैसे बोलना शुरू कर दो आप राइटर हो. Oh, that's great. पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है आपका. बहुत से सवाल हैं, बट ऑफ कोर्स हमारा ड्यूरेशन हमें अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज यू नो आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, यू नो ऑडियंस भी कह रही है कि बहुत सारी बातें आज दिमाग में आ गई हैं हरमन की. तो
इसलिए बस अभी वी हैव टू गो, वी हैव टू एंड इट हियर, बट आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट Thank बिकॉज you, Jubi. ऑनेस्टली आई हैव लाइक्ड इट. मैंने तो आपको बताया कि कैसे मुझे आप तक पहुंचने में कैसे मदद मिली है, दैट इज हाँ. थ्रू क्रिमिनल जस्टिस. मैंने देखा था एज एन ऑडियंस, आई लाइक्ड इट. सो बस अब यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जी. उसके बाद आप दोबारा से आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे elaborated. आई होप कि वो उतना अच्छा हो कि आप वापस से बुला सको. मैं जरूर बुलाऊंगी देखो राइटर को कभी कॉल आता है ना और वो भी बोलते हैं इंटरव्यू लेना, तो राइटर ऐसा हो जाता है कि ये मुझे जानते. पहली बात तो इन्होंने IMDb पे जाके चेक किया होगा क्या, कैसे पता किसने लिखा है, क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा. हाँ, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपको, हम हाँ. दोबारा भी पूछेंगे आपको. अरे. एंड आप आएंगे, बस आप ये वादा कर जाओ फिर हमारी ऑडियंस से. डेफिनेटली आएंगे. कोई मैं तो बोलता हूँ कोई भी बुलाए मैं चला जाता हूँ उठ के. चलिए, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. सेम हियर जुगनी, सेम Thank you, हियर. thank you. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू.